अस्सलाम वालेकुम सामाईन, मुलाहिज़ा कीजिए जासूसी दुनिया बाय इब्न सफ़ी। नॉवल कातिल का हाथ पार्ट 3। यास्मीन की नज़र हमीद पर पड़ी और हमीद ने महसूस किया जैसे वो एक पल के लिए ठिठकी हो, फिर आगे बढ़ती चली गई। क़यामत है, हमीद मसकाना अंदाज में हकलाया। बेहद संजीदा औरत है, मैंने कभी उसे मुस्कुराते नहीं देखा। काउंटर क्लर्क बोला। मैं तुम्हें उसके लिए पागल होकर दिखाऊंगा, हमीद ने कहा। आप ऐसे ही मालूम होते हैं जनाब, दूसरे आदमी ने तंजिया लहजे में कहा था। हमीद ने मुस्कुराकर उसे आंख मारी और किसी घटिया किस्म के अय्याश आदमी की तरह अपनी जेब पर हाथ फेरने लगा। ना बजवरदाना बाजारी, ना बजरमी आईद, दूसरे आदमी ने कहा। मुझे फारसी नहीं आती, मतलब भी समझाओ, हमीद गुस्सीले लहजे में बोला। ये बड़ी बदतमीजी की बात है कि बगैर तारुफ किसी से बेतकल्लुफ हुआ जाए, काउंटर क्लर्क ने दूसरे आदमी से कहा और फिर मुआवजत तलब नजरों से हमीद की तरफ देखने लगा। कोई बात नहीं, हमीद हंसकर बोला, हम तो यारों के यार हैं। ये बात है तो लाओ इधर हाथ, दूसरा आदमी अपना हाथ बढ़ाता हुआ बोला। हमीद ने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, बस इसी तरह हंस बोल कर दिन गुजारते हैं। दूसरा आदमी तहसीन आमेज नजरों से उसका जायजा लेता रहा। उसका हाथ अभी तक हमीद ही के हाथ में था। अच्छी बात है दोस्त, उसने बिलाखिर कहा, हमारा वक्त अच्छा ही गुजर जाएगा। ये मिस्टर शफकत हैं, काउंटर क्लर्क ने तारुफ कराते हुए कहा। रामगढ़ के मशहूर गिलोकार, अपना सानी नहीं रखते। बड़ी खुशी हुई। हमीद एक बार फिर गर्मजोशी से उसका हाथ दबाता हुआ बोला, मुझे रशीद कहते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं वायलिन बहुत अच्छा बजाता हूँ। जरूर जरूर, उंगलियां यही कह रही हैं। इतने में यास्मीन फिर दिखाई दी, काउंटर ही की तरफ आती मालूम होती थी। हमीद का अंदाजा दुरुस्त ही निकला। उसने करीब आकर काउंटर क्लर्क से वक्त पूछा था और अपनी घड़ी मिलाई थी। कहिए, कुछ सुराग मिला? काउंटर क्लर्क ने बड़े अदब से पूछा। नहीं, हम उन गारों में भी देख आए और पुल तक भी गए, उनका कहीं सुराग नहीं मिला। बेचारी लड़की, पता नहीं वो दरिंदे कौन है और क्या चाहते हैं। मेरा ख्याल है शायद अब आप वापस चली जाएंगी। नामुमकिन, मुझे ये एक दिलचस्प लेकिन डरावना किस्सा मालूम होता है। अब तो मैं तफसील मालूम करने के लिए बहरहाल ठहरूंगी। जी हाँ, वो सर हिलाकर बोला, आपको प्लॉट मिल जाएगा। अच्छा, आप कहानियां ही तो लिखती हैं। मैं रात का खाना अपने कमरे में खाऊंगी, उसने तहकुमाना लहजे में कहा और वापसी के लिए मुड़ गई। नाक पर मक्खी ही नहीं बैठने देती साली, काउंटर क्लर्क बड़बड़ाया। जीनों के करीब पहुंचकर वो एक बार फिर मुड़ी थी। हमीद ने महसूस किया जैसे उस बार मरकज़े निगाह सिर्फ वही रहा हो। उन दोनों ने भी शायद उसे महसूस कर लिया था और पुरमायनी अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। वाकई आप बला के सजीले हैं जनाब, काउंटर क्लर्क ठंडी सांस लेकर बोला। क्यों भाई क्यों? शायद ही किसी को उसने नजर भर कर देखा हो। कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? हमीद ने अनजान बनकर पूछा। क्या आपने नहीं देखा कि वह मुड़ मुड़ कर आपको देखती रही थी? वहम होगा, हमीद ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और फिर चौंक कर बोला, ओह, मैं आपके लिए तंबाकू का तो डिब्बा लेता हूँ। फिर उनकी कोई बात सुने बगैर वो भी जीनों की तरफ बढ़ गया। तेजी से जीने तय किए और अपने कमरे वाली राहदारी में मुड़ ही रहा था कि आवाज आई, ठहरिए। हमीद चौंक कर मुड़ा। यास्मीन कजलिबाश दूसरी राहदारी के सिरे पर खड़ी थी। हमीद के मुड़ने पर उसने कहा, मैं बस ऐसी मामूली ही सी उर्दू जानती हूँ। बड़ी खुशी हुई कि आप उर्दू जानती हैं, हमीद ने उर्दू ही में कहा। वो मेरा कमरा है, यास्मीन ने एक जानिब हाथ उठाकर कहा। चलिए। हमीद दूसरी राहदारी में मुड़ गया। यास्मीन उसके पीछे चल रही थी, लेकिन कमरे में दाखिल होने में उसने पहल की। वो लोग कह रहे थे कि आप बहुत मगरूर हैं, हमीद ने कमरे में दाखिल होकर कहा। मैं खुद को लिए दिए रहने की आदी हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि आप ईरान से ताल्लुक़ रखती हैं। वो कुछ न बोली, खामोशी से उसे देखती रही। क्या मैं इस मुलाकात को तकरीब का रंग दे सकता हूँ? हमीद ने तंज़िया लहजे में पूछा। अब वो अंग्रेजी ही में गुफ्तगू कर रहा था। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इसकी में कोई तब्दीली हुई है? उस बार यास्मीन क़ज़लिबाश ने उर्दू में पूछा। कुछ देर मुझे और ठहरने दीजिए, आप तो लातीनी भी बोलने लगेंगे। मैं पूछती हूँ, आप मेकअप के बगैर क्यों नजर आ रहे हैं? कॉस्मेटिक की गिरानी
मैक्स फैक्ट्री की लिपस्टिक का आदी था, दूसरी ब्रांड कतई पसंद नहीं है। संजीदगी से गुफ्तगू कीजिए। क्या ईरानी मर्द? प्लीज कैप्टन हमीद। अब्दुल रशीद नाम है खाकसार का। मुझे कर्नल साहब से आपकी शिकायत करनी पड़ेगी, उसने नाखुशगवार लहजे में कहा। मोहतरमा रजिया, आप खुद को क्या समझती हैं? मेरा नाम रजिया भी नहीं है, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मोहतरमा लफातन है। वो थोड़ी देर खामोशी से हमीद को घूरती रही, फिर बोली, इसी खदशे के तहत कर्नल आप पर मेरी असलियत नहीं वाजा की थी कि फिर काम नहीं हो सकेगा। अब तो काम तमाम हो गया ना। हमीद ने ठंडी सांस ली। अच्छी बात है, आप जा सकते हैं। नफ्सियात पर कुछ नहीं हुई, बहुत दिनों से कान प्यासे हैं। वो हंस पड़ी और बोली, आपकी दाढ़ी अक्सर याद आती थी, और वो पहाड़ खानम कासिम। जवाब नहीं है उसका भी, उसने कहा, और फिर चौंक कर बोली, उलझा लिया ना आपने। मैं पूछ रही थी कि मेकअप के बगैर क्यों नजर आ रहे हैं। पहले तुम मुझे अपना जोग्राफिया समझाने की कोशिश करो। मेरा ताल्लुक नसीराबाद ऑफिस से है। मैंने एक मामले में कर्नल से मदद तलब की थी। नसीराबाद ऑफिस? हमीद ने जहन पर जोर देते हुए कहा। तुम लेडी इंस्पेक्टर जेबा नहीं हो? हाँ, यही है मेरा नाम। तज़किरा सुना था, हमीद ठंडी सांस लेकर बोला, और कोशिश भी की थी कि कुछ दिनों के लिए ऑन डिपोटेशन नसीराबाद चला जाऊं। हमीद ने सोचा, दर्जी खाने वाला चक्कर भी लगे हाथों समझ लेना चाहिए, लेकिन फिर खामोश ही रहा। क्या वक़्त रह जाती उसकी नज़रों में। कर्नल फरीदी अपने मातहतों पर एतमाद नहीं करता, हालात से बेखबर रखता है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जेबा ने कहा। जो हुक्म मिला जो हुक्म मिला उस पर अमल कर डाला। इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। वक्त इतना कम था कि इसकी वजह भी ना मालूम की जा सकी, वरना सुबह तक तो मेकअप ही में था। कहाँ थे? कुछ वक्त तो तुम्हारे साथ भी गुजारा था। क्या मतलब? उसी गार में मोहतरमा जेबा, जिसकी जियारत कराने ले गई थी आप यहाँ के ठगों को। मैं अब भी नहीं समझी। मेजर सईद मोहतरमा, वो आप थे? जेबा का मुंह हैरत से खुल गया। जनाब, लेकिन फिर आप कैसे रिहा हुए? उस मर्दूद ने तो पासा ही पलट दिया था आकर। जी, ये आपने किस मर्दूद का तज़किरा किया है? वही जो आपको बंधवा कर ले गया था। हमीद ने कहा लगाया और देर तक हंसता रहा, फिर बोला, अगर उस बेचारों को इल्म हो जाए कि आपने उसे किन अल्फाज में याद फरमाया था, तो शायद वो सब कुछ छोड़ छाड़ जंगल की राह ले। प्लीज कैप्टन, मुझे उलझन में न डालिए। तब हमीद ने उसे पूरी दास्तान सुनाई, और वो बड़ी देर तक मुतहिराना अंदाज में हमीद की तरफ देखती रही। फिर बोली, खुदा की कसम, मेरे तो हाथ पैर फूल जाते कि आदमियों को कैसे बांध ले जाऊं। उनके जहन को कौन पा सकता है। मुझे उस पर हैरत है कि उन्होंने तुमको रुखसत करते वक्त कोई हिदायत क्यों नहीं दी, और तुमने ये सब कुछ अपनी मर्जी से कैसे कर डाला। मेरा ख्याल है वो यही चाहते थे जो कुछ मैंने किया है। क्यों, किस बिना पर? मेरा दिल मुतमईन है कि आप टेलीपैथी में यकीन नहीं रखते, सिर्फ उसी हद तक कि वो दो दिलों का मामला हो। हमीद ने महसूस किया कि वो झेंप कर दूसरी तरफ देखने लगी है। दफतन राहदारी से कुछ अजीब किस्म के शोर की आवाजें आईं, और वो चौंक पड़े। शायद कोई वजनी चीज घसीटी जा रही थी। साथ ही कोई कहता जा रहा था, अबे खाना नहीं खाते क्या तुम लोग? जरा सा होल्डाल नहीं उठा सकते? क्यों? साहब आप खुद हो- साहब आप काम का लाए होल्डाल, यहाँ बिस्तर वगैरह सब मिलता है, किसी ने जवाब में कहा था। तुम्हारे बिस्तरों का क्या ठिकाना? कल कोई भंगी वंगी लेटा हो उस पर तो। अरे, ये यहाँ कैसे? हमीद ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। पहाड़ खानम ही है ना, आवाज वैसी ही है। बिल्कुल वही मर्दूद है। ये तो बहुत बुरा हुआ, वो मुझे पहचान लेगा। लेकिन उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? हमीद ने पुरतशवीश लहजे में कहा। क्या ये जरूरी है कि वो आप ही के लिए आया हो? हाँ, दो ही सूरतें हो सकती हैं। या तो वो किसी तगड़ी सी औरत का ताकुब करता हुआ यहाँ आया है, या फिर यहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया है उसको। खैर, मैं देखता हूँ। जब तक वापस ना आऊं, कमरे से बाहर ना निकलना। हमीद ने दरवाजे की तरफ मुड़ते वक्त रेडीमेड मेकअप का सामान जेब से निकाल लिया। दो पोर्टर एक बहुत बड़े और वजनी हॉलडाल को घसीटते हुए एक कमरे के दरवाजे से अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और कासिम करीब ही खड़ा उन्हें गैरत दिला रहा था। और जोर लगा के, हाँ या अली, और जोर से, है तेरी की। अच्छा, बस देख लिया, मेरी तरह भैंस का दूध पिया करो।
दोनों पोर्टर अलग हट गए और कासिम ने झुककर उस हौलदार को इस तरह उठा लिया जैसे कोई हल्का बंडल उठाते हैं, लेकिन उस समय वो दरवाजे तो नहीं गुजर सकता। अब देखो हरामीपन, वो झल्ला कर बोला। सारों ने जरा जरा से दरवाजे बनाए हैं, कैसे उसूं और कैसे उसेड़ूं। पोर्टरों ने मुंह दबाकर हंसना शुरू कर दिया। अबे हंसते हो बेशर्मो, कासिम ने उसी वजनी हौलदान को उसी तरह उठाए हुए कहा। दुनिया इतनी तरक्की कर रही है और ये लोग ठीक से दरवाजे भी नहीं बना सकते। साहब पहले हौलदार को अंदर फेंक दीजिए और फिर खुद घुस जाऊं क्यों? कासिम आंखें निकाल कर बोला। और क्या हुजूर आली? अरे हाँ ठीक तो है, कासिम आहिस्ता से बड़बड़ाया और हौलदार को उठाकर अंदर फेंक दिया। और अब आप? अबे हाँ घुस रहा हूँ, कासिम फिर जल्दा कर बोला। जल्दी क्या है? कुछ नहीं साहब कुछ नहीं। अच्छा अब इजाजत दीजिए। खाने में क्या मिलेगा? साहब ये तो बाबू साहब ही बता सकेंगे। पोर्टरों ने आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखा और चुपचाप जीनों की तरफ बढ़ गए। हमीद भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जीनों के करीब पहुंच चुका था। जीने तय करते वक्त उसने नाक के नथनों से स्प्रिंग निकाल लिए। फिर उसे तंबाकू का डिब्बा याद आ गया और उसे उल्टे पांव वापस होना पड़ा। कुछ देर बाद वो फिर काउंटर पर दिखाई दिया। काउंटर किलर का तन्हा ही था। तंबाकू का डिब्बा संभालते हुए उसने बड़ी लजाजत से हमीद का शुक्रिया अदा किया था। अभी मुझे जीनों के करीब ही एक दियोजात नजर आया था। ये कौन है? अरे साहब हद हो गई, वो राजदाराना लहजे में बोला। मैं नहीं समझ सकता कि इस बार कैसे हैरत अंगेज वाकयात पेश आ रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हद हो गई। क्यों, क्या हुआ? वो साहब जरूरी कार्रवाइयों के बाद ऊपर गए थे कि एक मोहतरमा तशरीफ लाई, कहने लगी कि उन्हें उन साहब के बराबर वाला कमरा दिया जाए। ये बेहद ज़रूरी है और वो उसके लिए मुझे कोई माकूल रकम बतौर इनाम भी दे सकेंगे। हालांकि एक कमरा उसके बराबर में खाली है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। दे दो ना, मुफ्त के पैसे हाथ आएंगे, हमीद आहिस्ता से बोला। नहीं साहब, वो उसकी बीवी होगी, छुपकर उसकी मसरूफियात का जायजा लेना चाहती होगी। हाँ मालूम तो बीवी ही होती है, कुछ ही कम होगी उन साहब से, लेकिन चेहरे मोहरे की भी अच्छी है। अच्छा अपना नाम सुरैया लिखा कर गई है। यानी तुम्हारा ख्याल है कि कद्दो कामत में कुछ ही कम होगी? जी हाँ। हामिद ने पुरतशवीश अंदाज में सर को जुम्बिश दी। अब बताएं क्या ख्याल है? मेरी दानिश में तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, उसमें अगर बराबर वाला कमरा खाली है। खाली है जनाब, दे दो। किलर तवील सांस लेकर बोला। अच्छी बात है, आप कहते हैं तो दे दूंगा। तुम फिक्र ना करो, मैं उन पर नजर रखूंगा, कोई गड़बड़ देखी तो तुम्हें आगाह भी कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, वो खिसियानी सी हंसी के साथ बोला। लेकिन जनाब किसी से कहिएगा नहीं कि मुझे उसके लिए पैसे मिलते हैं, आपको अपना समझकर बता दिया। तुम फिक्र ना करो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वापसी पर हमीद ने दोनों स्प्रिंग फिर नथनों में फिट कर लिए। नाक की नोक ऊपर उठ गई। इसी के साथ ही ऊपरी होंठ भी इस तरह ऊपर उठता चला गया कि सामने के दांत दिखाई देने लगे। जेबा के कमरे के दरवाजे के सामने रुककर उसने इधर उधर देखा और फिर हैंडल दबाकर दरवाजे को धक्का दिया। वो अंदर से मुकफिल नहीं था, इसलिए उसे बेतहाशा कमरे में दाखिल हो जाने में कोई दुश्वारी पेश ना आई। जेबा ने उसे देखा और उछलकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। ये क्या बेहूदगी है? कौन हो तुम, इस तरह बगैर इजाजत? हमीद कुछ न बोला, खामोश खड़ा उसे घूरता रहा। दफतन जेबा ने अपने ब्लाउज के गिरेबान से आशारिया 2.5 का पिस्तौल निकाल लिया। कौन हो तुम? इस बार उसका लहजा पहले से भी ज्यादा सख्त था। ऐवक उदास और तन्हा आदमी, हमीद नाक के बल बोला। निकलो बाहर, निकल जाओ, अपने हाथ ऊपर उठाओ। हमीद ने हाथ उठाए तो, लेकिन वो सिर्फ चेहरे तक आकर रह गए। उसने अपना मुंह ऊपर किया था और फिर जब हाथ चेहरे से हटे तो दोनों स्प्रिंग नथनों से निकलकर मुट्ठी में आ चुके थे। अरे, जेबा लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गई। हमीद बड़ी संजीदगी से उसकी आंखों में देखता रहा। कमाल है, जेबा अटक अटक कर बोली। क्या ये जादू था? नहीं, हमारी रूहानी कुव्वत का करिश्मा। बोलो क्या चाहती हो? नहीं बताइए, मैंने ऐसी हैरत अंगेज तब्दीली आज तक नहीं देखी। क्या आप अपनी नाक की नोक इस तरह उठा सकती हैं? नहीं, ये नामुमकिन है, कतई नामुमकिन है। नथने फुलाए जा सकते हैं, लेकिन नाक की नोक किसी तरह ऊपर नहीं उठाई जा सकती।
ऊंची नाक वाले हैं। खुदा की कसम 2 घंटे मुतवातिर देखते रहने के बाद भी ना पहचान सकती। अब इस किस्से को ख़त्म करो, मैं संजीदगी से कुछ देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। संजीदगी से? ज़ेबा ने मसनूई हैरत ज़ाहिर की। आप और संजीदगी? ये भी आप ही जाने, मैं क्या बता सकूंगी। दूसरा चक्कर और भी है। वो क्या? मैं समझता था कि वो किसी औरत का ताक़ुब करता हुआ यहाँ आया है, लेकिन मामला बरअक्स है। यानी कोई औरत उसका ताक़ुब करती हुई यहाँ आई है? मैं फिर नहीं समझी। हमीद उसे अपनी और काउंटर किलर की गुफ्तगू का माहसल बताता हुआ बोला, अब देखना है कि वो औरत कौन है। औरतें ही आती हैं आपके हिस्से में, ज़ेबा इठलाई नफ्सियाती नुक्ता नज़र से। हूँ, तो अब आपको भी दिलचस्पी हो गई है नफ्सियात से? ये भी एक नफ्सियाती नुक्ता है। जब कोई पोस्ट ग्रेजुएट दर्जन दिल के चौक रफू करती है तो अक्सर ऐसा हो जाता है। क्या अब हम रोमानी किस्म की गुफ्तगू करेंगे? ज़ेबा ने हैरत से कहा। डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में कहीं उसका तस्करा मौजूद नहीं कि डिपार्टमेंट की ख़वातीन से रोमानी गुफ्तगू ना की जाए। ओह हाँ, तो आप क्या कह रहे थे उस औरत के मुताल्लिक़? कुछ समझ में नहीं आता, हमीद ने पुरतफक्कुर लहजे में कहा, फिर चौंक कर बोला, क्या तुम प्रोफेसर और उसकी लड़की की निगरानी करती रही हैं? हाँ, मैं नसीराबाद ही से उनका ताक़ुब करती हुई यहाँ आई थी और कर्नल साहब को उसकी इत्तला दी थी। आखिर प्रोफेसर और उसकी लड़की पर तुम्हें किस बात का शुबा था? गोल्डन एरो से मुताल्लिक होने का। किस बिना पर? सारा रहमान प्रोफेसर ही की परवरदा थी और मैंने कुछ मुश्तबा आदमियों को प्रोफेसर से मिलते भी देखा था और ये भी महसूस किया था कि प्रोफेसर उनसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खौफजदा नजर आने लगता है। यहाँ आकर एक दिन प्रोफेसर अचानक गायब हो गया। लड़की तनहा रह गई, लेकिन वह मुतमईन नजर आती थी। मुझे देखना था कि प्रोफेसर कहाँ गायब हो गया। हो सकता था कि लड़की उससे बाखबर होती, लिहाजा वह जब भी बाहर जाती थी मैं उसकी निगरानी करती रहती थी। फिर तुमने क्या देखा? कुछ भी नहीं। वह हर शाम बाहर टहलने जाती थी और साजिद भी उसकी निगरानी क्या करता था। वो भी नसीराबाद ही का था। मेरा ख्याल है कि मैंने उसे एक बार आपके साथ भी देखा था। अगर आप वाकई मेजर सईद के मेकअप में थे। उस आदमी के बारे में तुम क्या जानती हो? साजिद नाम है, नसीराबाद का एक मतमूल आदमी है, लेकिन नेक नाम नहीं। क्या ख्याल है वो भी गोल्डन एरो से ताल्लुक़ रखता होगा? यकीन के साथ नहीं कह सकती। उसका कोई भाई वाजिद नामी भी था? हमीद ने पूछा। यकीनन था, और बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। फिर कातिल का क्या बना? अभी तक तो नसीराबाद की पुलिस इस केस को हल नहीं कर सकी। फिर वो सारा रहमान के मुताल्लिक़ कुछ पूछने ही वाला था कि दफतन फरीदी का ख्याल आ गया। पता नहीं वो इसे पसंद करे या ना करे। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर ज़ेबा ने पूछा, आपने वाजिद के बारे में क्यों पूछा था? कहीं नाम सुना था? कहाँ सुना था? क्यों? हमीद ने उसे घूर कर देखा। बस यूं ही, मेरा ख्याल है कि आपने उसका नाम सारा रहमान के सिलसिले में सुना होगा शायद। फिर दोनों गहरे दोस्त थे। फिर तो पुलिस ने उसे घेरा होगा। सिर्फ सवालात किए थे। मेरे मुहक्किमों ने हिदायत दी थी कि उसे ज़्यादा परेशान ना किया जाए। दरअसल वो हम लोगों की निगरानी में थी। इसके बावजूद भी निकल भागी नसीराबाद से। मेरी अदम मौजूदगी में मातहतों ने मेरी हिदायत पर अमल नहीं किया, वरना वो एक पल के लिए भी नज़रों से ओझल ना हो सकती। लेकिन तुम्हें दर्जन बनने के शौक ने घेरा था। हमें एक तजर्बा करना था। हमीद कुछ न बोला। बात नाजुक मरहले तक आ पहुंची थी। वो जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसे उसके बारे में इल्म नहीं था। कमरे की फिजा पर फिर खामोशी छा गई। हमीद जेब से पाइप निकाल कर उसमें तंबाकू भरने लगा। अब इसका मसला समझ में नहीं आता। ज़ेबा कुछ देर बाद बोली, किसका? इसी मोटे आदमी का। गायब किस्म का दिमाग रखता है। मुझे देखते ही रजिया का नारा लगा बैठेगा, ये सोचे बगैर कि वो खुद मेरे सामने हमेशा एक औरत के मेकअप में आता रहा है। ये बात तो है। हमीद का लहजा पुरतशवीश था। तुम आखिर मेकअप में क्यों नहीं रहती? इसका सलीका ही नहीं है। वैसे मैं सिर्फ अपना जहन इस्तेमाल करने के कायल हूँ। चोट कर रही हो हम पर? क्यों? नहीं, अपनी एक कमजोरी का इजहार कर रही हूँ। हालात जब ऐसे हों तो सभी कुछ करना पड़ता है, हमीद ने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा। अरे आप तो बुरा मान गए। मैंने यूं ही कह दी थी ये बात।
तुमसे ज़बरदस्त हिमाकत सरजद हुई। तुम्हें उस वाक़े की पब्लिसिटी ना करनी चाहिए थी, चुपचाप होटल तब्दील कर देती। प्रोफेसर और उसकी निगरानी का मामला तो खटाई में पड़ ही गया था। ये लोग ज़्यादा बाखबर मालूम होते हैं, उनमें से कोई ना कोई तुम्हें तो जानता ही होगा। उन्हें शुबे में डालने के लिए तो ये ईरानी बहरूप है, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम रज़िया ही हो। इस ख्याल की तस्दीक के लिए भी कभी मुझे मुखातिब करने की हिम्मत तो नहीं पड़ी थी। मेजर सईद के मेकअप में ये एक अहमकाना हरकत होती। क्या तुम मुझे भी कासिम समझती हो? अरे जाइए, खैर छोड़ो, हटाओ, ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगा? बेहद बोर, वो हंस पड़ी। जिंदगी तल्ख कर दूंगा। अरे हमीद साहब, जेवा ने मजाकाना अंदाज में सर हिलाकर कहा। अच्छी बात है, देख लेना। बहुत देखे हैं हमीद साहब, नफ्सियाती नुक्ता नज़र से ना देखे होंगे। अच्छी बात है, अब मैं जाकर उसकी खबर लूंगा। बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे तक ही महदूद रहो। बहुत बेहतर हमीद साहब। हमीद उसके तंजिया लहजे पर भिन्ना गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। दरवाजे के करीब पहुंचकर स्प्रिंग फिर नथनों में फिट कर लिए। राहदारी सुनसान पड़ी थी। कासिम वाले कमरे में अंधेरा था, वो निकला चला गया। अपने कमरे में आकर वो जैकेट निकाली, जिसे उलटकर भी पहना जा सकता था। अस्तर कुछ इस अंदाज में लगाया गया था कि वो भी अपर ही मालूम होता था। उस इंतजाम के साथ वो डाइनिंग हॉल में इस तरह दाखिल हुआ जैसे कोई मुकामी गाहक हो। इसके लिए उसे उखबी ज़ीने इस्तेमाल करने पड़े थे और सदर दरवाजे से हॉल में दाखिल हुआ था। कासिम को काउंटर के करीब खड़े देखा। वो बुलंद आवाज में क्लर्क से गुफ्तगू कर रहा था। अबे तुम दुम्बा मुसल्लिम नहीं समझते और बैठे हो काउंटर पर? जनाब आली, ये हमारे मीनू में शामिल नहीं है। ना होगा, अब शामिल हो सकता है। एक दुम्बा मंगवा लो, मैं खुद ज़ुबह कर दूंगा। फाल भी खुद ही उतारूंगा, हालांकि मैं उखड़ू नहीं बैठ सकता। हुजूरे वाला, आप क्यों खामखा ये सारी तकलीफ उठाएं? भूखे मरे हुजूरे वाला साले, कासिम जलकर बोला। दिलकुशा वाले पिछले साल मेरे लिए सालिम दुम्बा तैयार कराते थे। हमीद ने काउंटर के करीब ही की एक मेज मुंतखब की। नाक में स्प्रिंग मौजूद थे, इसलिए वो बआसानी कासिम के करीब ही रह सकता था। क्या मुर्ग मुसल्लिम से काम नहीं चलेगा? काउंटर क्लर्क ने पूछा। कासिम किसी सोच में पड़ गया, फिर बोला, खैर चलो यही सही। मालूम कराओ कितने तैयार हैं? आखिर आपको कितने दरकार होंगे? 20, और कुछ स्टेक विस्टेक खाकर काम चला लूंगा। काउंटर क्लर्क दोनों हाथों से थाम कर बैठ गया। क्या सोच रहे हो? जनाबे आली, 12 रुपए का एक बैठता है। अबे हाँ, इतनी अर्थमेटिक मुझे भी आती है। 240 रुपये हुए हैं 20 के। ओह, आप 240 रुपये एक वक्त में? रुपए नहीं चबाऊंगा, मुर्गो खाऊंगा, जल्दी करो। बब बहुत बेहतर जनाब, काउंटर क्लर्क ने सहमे लहजे में कहा। इतने में हमीद ने देखा कि एक कद आवर और तंदुरुस्त औरत काउंटर के करीब आ खड़ी हुई है। चेहरे मोहरे की अच्छी थी, रंगत सुर्ख सफ़ेद, आंखें खासी दिलकश थीं। साथ ही हमीद ने यह भी महसूस किया कि कासिम साहब उसके कुर्ब की बिना पर शदीद तरीन बौखलाहट में मुब्तला हो गए हैं। यहाँ कमरों की सर्विस का इंतज़ाम कैसा है? औरत ने काउंटर क्लर्क से पूछा। मुनासिब ही है मोहतरमा, आप किसी किस्म की तकलीफ? पता नहीं मेरे पड़ोसी कैसे हों, औरत ने पुरतशवीश लहजे में कहा। रूम नंबर 11 है आपका शायद? जी हाँ। खैर ये मैं बताता हूँ, काउंटर क्लर्क ने कहा और रजिस्टर के वरक उलटने लगा। फिर बोला, ओहो, एक तो आप ही हैं। उसने कासिम की तरफ देखकर कहा। ओह अच्छा। औरत ने इस तरह कहा जैसे पहली बार कासिम पर नजर पड़ी हो। फिर वह मुस्कुराई और मुसाफे के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती ही बोली, मुझे सुरैया कहते हैं, मैं यहाँ के मुनाजर पेंट करती हूँ। कासिम इस्तरारी तौर पर उससे मुसाफा करता हुआ हकलाया। कासिम, यानी कासिम साहब? जी हाँ जी हाँ, कासिम के दांत निकल पड़े। आपका क्या मशगला है? औरत ने पूछा। मैं भी पेंट करता हूँ। खास मौजू क्या है? बब बिल्कुल ही खास मौजू है। वजाहत भी तो कीजिए, वो हंसकर बोली। वजाहत? वजाहत जी, दरअसल मुझे भूख लगी है, खाना खाकर बताऊंगा। यानी भूख की हालत में आप गुफ्तगू नहीं कर सकते? कासिम ने बेबसी से सर हिला दिया। इस पर पता नहीं कितने कहे हमीद के पेट में घुट कर रह गए। ये तो बड़ी अजीब बात है, औरत बोली। बब बुरा न मानिएगा, कासिम लजाजिज से बोला। भूखा होता हूँ तो बेवकूफ़ी की बातें करने लगता हूँ। बहुत दिलचस्प हैं आप, औरत मुंह पर हाथ रखकर हंसी।
और कासिम भी झेपे हुए अंदाज में ही करने लगा। इतने में एक वेटर ने आहिस्ता से काउंटर क्लर्क से कुछ कहा और उसके चेहरे पर तशवीश के आसार पाए जाने लगे। फिर वो कासिम की तरफ मुतवज्जह हो गया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उससे कुछ कहना तो चाहता हो, लेकिन किसी खदशे के तहत कह ना सकता हो। कासिम ने भी उसे महसूस कर लिया था शायद, लिहाजा फाड़ सा मुंह फैला के बोला, क्या बात है जनाब आली, सिर्फ 12 अदद तैयार हैं। मैं कुछ नहीं जानता समझे, 20 अदद क्या समझे हुजूरे वाला, कल सुबह 9 बजे से पहले मजीद मुर्गों का इंतजाम नहीं हो सकता। हाय, तो क्या मैं कल सुबह 9 बजे तक भूखा बैठा रहूंगा? मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ जनाब, मैं इस होटल को नीलाम करा दूंगा, समझे? क्या समझते हो? मैं भी इसके साथ ही नीलाम होने को तैयार हूँ, लेकिन इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। क्लर्क ने भी किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा। कासिम को बहुत जोर से गुस्सा आ गया था, लेकिन औरत जल्दी से बोल पड़ी, क्या किस्सा है, आप क्यों खफा हो रहे हैं? 20 मुर्गों से कम में मेरा काम नहीं चलेगा। पा लेंगे आप तो मजाक करती हैं। फिर? अरे खाऊंगा, मैंने दुम्बा मुसल्लिम मांगा था, मगर ये मुर्ग देते हैं। फिर पूरे 20 भी नहीं, 12 अदद, रात भर भूख के मारे नींद नहीं आएगी। 20 मुर्ग खाएंगे आप? औरत ने हैरत से कहा। और कुछ स्टेक वगैरह भी खाकर काम चला लेता। 20 मुर्ग और कुछ स्टेक वगैरह? मजबूरी है, वरना एक मुसल्लिम दुम्बे से काम चल सकता है। छोटी चीजों से पेट तो भर जाता है, मगर जी नहीं भरता। एक एक मुर्ग उठाकर खा रहे हो, कुछ पता ही नहीं चलता किधर गया। क्या आप सच कह रहे हैं? जी हाँ। तब तो आपके खाने का मंजर दिलचस्प होता होगा। अजी मैं क्या कासिम खाकसाराना अंदाज में हंसा। तो ऐसा कीजिए, 12 मुर्ग, कुछ स्टेक और बकैया सलाइज वगैरह से काम चलाइए। नहीं चलेगा। कासिम का लहजा बेहद मगमूम था। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? औरत यकबैक संजीदा हो गई। मेरे लिए यानी कि आप कासिम ने दांतों में उंगली दबाई और पलकें झपकाईं। हमीद का जी चाहा कि उठकर कम से कम 50 जूते रसीद कर दे। यहाँ मेरी एक अजीजा के पास 11 दर्जन बतखे हैं। जब तक आप 12 मुर्ग खत्म करेंगे, मैं 8 बतखे मंगवा लूंगी। बत्तख भी लजीज होती है, कासिम ने कहा और इस तरह मुंह चलाने लगा जैसे बत्तख के गोश्त की बोटी दांतों के दरमियान में हो। आप कहाँ तकलीफ करेंगी मोहतरमा? काउंटर क्लर्क जल्दी से बोल पड़ा। हमारे पास गोश्त से तैयार की जाने वाली और भी बहुत सी अशिया मिल सकेंगी साहब, उसी में से कुछ मुंतखब कर लें। हमें तो तुम्हारा दम क्यों निकल रहा है? कासिम आंखें निकाल कर बोला। हुजूर आले, होटल के कुछ कवानीन भी हैं। पहले हम हैं, फिर कवानीन और कुआना है। कासिम सीने पर हाथ मारकर दहाड़ा और काउंटर क्लर्क की गिगी बन गई। जाने दीजिए, जाने दीजिए, औरत आहिस्ता से बोली और कासिम यकलख्त नरम पड़ गया। औरत ने फिर कहा, मुमकिन है यहाँ ग्राहकों की लाई हुई चीजें ना पकाई जाती हूँ। यही बात है मोहतरमा, क्लर्क ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। चलिए आज इस तरह गुजारा कर लीजिए, कुछ कोल्ड बीफ वगैरह ले लीजिएगा। अल्लाह मालिक है। कासिम ने ठंडी सांस ली, फिर झल्ला कर बोला, तो वो 12 मुर्गे किधर हैं? वो तो दो ना, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। यहीं या अपने कमरे में खाना पसंद करेंगे? चलिए वहीं ऊपर चलें, औरत ने कहा। फिर काउंटर क्लर्क से बोली, मेरा खाना भी ऊपर ही भिजवाइए। बहुत 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 बेहतर मोहतरमा। फिर हमीद ने देखा कि कासिम लड़खड़ाता हुआ उस औरत के पीछे चला जा रहा है। उस दौरान में हमीद ने कॉफ़ी मंगवाई थी और अब ठंडी कॉफ़ी की चुस्कियां उससे गिरा गुजरने लगी थी। वह सोच रहा था कि औरत कासिम के लिए बिल्कुल ही अजनबी नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसे अपने करीब देखकर बुरी तरह गड़बड़ा गया था। इसका मतलब यही हो सकता था कि उसने पहले भी कहीं उसे देखा था। ओहो, तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि खुद कासिम ही उसका ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हो और उस ताक़ुब की तरगीब खुद औरत ही की तरफ से हुई हो, जिसे कासिम जैसा कोड़ मगज तरगीब की हैसियत में ना समझ सका हो। औरत उस मामले में फितरी तौर पर तरबियत याफ्ता होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे नर मादा जानवरों के जिस्म की बू मीलों दूर तन्हा भटकने वाले नर जानवरों को उनकी तरफ खींच लाती है। बिल्कुल यही हुआ है, वो खुद ही उससे अपने पीछे लगा लाई।
حمید मुट्ठियां भींचकर उठ खड़ा हुआ। कॉफ़ी ख़त्म करके हमीद फिर उठा, काउंटर पर जाकर कॉफ़ी की कीमत अदा की और बाहर निकल आया। अब वो अपनी शक्ल में दोबारा डाइनिंग हॉल में वापस जाना चाहता था, इसलिए ज़रूरत थी कि जैकेट को उलट लिया जाए। लिहाजा वो किसी ऐसी जगह के तलाश में चल पड़ा जहाँ किसी की नज़र ना पड़ सके। थोड़े ही फासले से ढलान शुरू हो गई थी, जिसके सिरे पर चीड़ के दरख्तों की कतार निस्फ दायरे की शक्ल में दूर तक फैलती चली गई थी। उसने सोचा उधर ही सही, देखने वाले समझेंगे कि रात के खाने के बाद चहलकदमी हो रही है। लिहाजा वो टहलता हुआ उसी तरफ निकल पड़ा। आसमान में बादल नहीं थे, इसलिए अंधेरा गहरा नहीं था। दफातन हमीद ने महसूस किया जैसे चीड़ के दरख्तों के दरमियान कोई ढलान में उतर रहा हो। था वो धुंधला सा ह्योला ही, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे उसे भी देख लिए जाने का खदशा लाहक हो। हमीद ऐसी जगह पहुंच चुका था जो फिजारों की रोशनियों की जद से दूर थी। लिहाजा वो बड़ी फुर्ती से सीने के बल जमीन पर लेट गया। फिर सीने के बल जमीन से लगकर आगे घसटने की रफ्तार खासी तेज थी। हरचंद के वो साया अब नज़रों से ओझल हो चुका था, लेकिन हमीद को अंदाज़ा था कि वो ढलान के सिरे पर किसी जगह गायब हुआ है। वो रेंगता हुआ ठीक उसी जगह जा पहुंचा। नीचे तक ढलान साफ नजर आ रही थी। जैसे ही उसने सर को उठाकर दूर तक देखने की कोशिश की, नीचे से आवाज़ आई, चले आओ फर्जंद, ला हौल वला कुव्वत। वह आहिस्ता से बड़बड़ाया, क्या मुसीबत है, ये भी वो हजरत निकले। कहीं भी धूल धप्पे का मौका मैसर नहीं आता, आखिर हाथ पैर में जान कैसे आएगी। वो तेजी से आवाज की जानिब ढलान में उतरता चला गया। दूसरा साया घुटनों के बल बैठता नजर आया। हमीद ने उसके करीब ही पहुंचकर दम लिया। सख्त किस्म की नालायकियां सरजद हो रही हैं तुमसे, साया या फरीदी ने कहा। यही इत्तला देने के लिए इस वक्त मैंने तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। मेरा कसूर? हामिद के लहजे में जहरीलापन था। तुम उसके कमरे में क्यों गए थे? उसने मुझे इशारा किया था। उसे तशवीश थी कि आपकी किसी स्कीम के बरखिलाफ मैं यहाँ मेकअप के बगैर क्यों पाया जाता हूँ। और फिर उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया होगा। जनाब, सिर्फ जेबा ही नहीं बल्कि एक अदद सुरैया का सेहरा भी मेरे ही सर है। क्या मतलब? कासिम को देखा आपने? हाँ, मुझे हैरत है। और वो ग्रिंडील औरत भी नज़र से गुजरी या नहीं? हाँ, इसे भी देखा था। उसने होटल के रजिस्टर में अपना नाम सुरैया दर्ज कराया है और मेरा दावा है कि वो कासिम को अपने साथ लाई है। फिर हमीद ने उन दोनों के बारे में जो कुछ सुना और देखा था दोहराते हुए कहा, मेरा तो यही ख्याल है कि औरत की तरगीब खफी ही उसे यहाँ तक लाई है और वो अहमक यही समझ रहा होगा कि वो इसके इल्म में आए बगैर उसका ताक़ुब करता रहा है। हो सकता है, फरीदी आहिस्ता से बड़बड़ाया, लेकिन ऐसे हालात में ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कैसे हालात में? मैं क्या बताऊं कि ज़ेबा से कितनी बड़ी गलती सरजद हुई है। दर्जी खाना ख़त्म हो जाने के बाद उससे ऐसी मुहिम्मात में मेकअप का सहारा ज़रूर लेना चाहिए था। दर्जी खाना? हमीद ने तवील सांस ली। उसके मुतालिक भी तुम्हें सब कुछ मालूम हो चुका होगा। उससे क्या पड़ी थी कि खुद ही बताती, और मैं उस शर्मिंदगी की वजह से नहीं पूछ सका कि वो क्या ख्याल करती। यही ना कि कर्नल फरीदी को अपने नायब पर एतमाद नहीं। खासी अक्लमंद होते जा रहे हो। हालांकि मैंने तुम्हें महज इस बिना पर नहीं बताया था कहीं तुम आज़ादाना तौर पर अपनी अकल न इस्तेमाल कर बैठो और खेल बिगड़ जाए। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ, अब तुम्हें भी बता ही दूँ। फिर वो दोनों ढलान में उतरते चले गए। हमीद पीछे था और फरीदी अंधेरे में भी ऐसी आसानी से रास्ता तय कर रहा था जैसे बारहा देखा वाला रास्ता हो। हमीद खामोशी से उसकी तकलीद करता रहा। कई बार गिरते गिरते बचा था। आखिर झुंझलाकर बोला, जाना कहाँ है, कब तक चलना पड़ेगा? बस ज्यादा दूर नहीं, फरीदी ने जवाब दिया। आवाज में थकन के आसार नहीं पाए जाते थे। फिर जल्द ही हमीद को अपना बचपन याद आ गया। याद यूं आया कि अब वो घुटनों और हथेलियों के बल उस गार के छोटे से दहाने में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। उससे कबल फरीदी से भी यही हरकत सरजद हुई थी। वो आगे था और टॉर्च की रोशनी में हमीद को रास्ता दिखाता जा रहा था। थोड़ी देर बाद ऐसी कुशादा जगह पहुंच गए जहां हमीद इत्मीनान की सांस ले सकता। यहाँ इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकेंगे, फरीदी ने कहा और टॉर्च बुझा दी। अंधेरे ही में? क्या तुम अंधेरा तुम्हारी शुजाअत पर भी असरअंदाज होता है? आपकी सूरत देखे बगैर बातों में मज़ा नहीं आता। हाय, जब फूल की पंखुड़ियों के से होंठ जुम्बिश करते हैं और किसी बात पर जोर देते वक्त ऊपरी होंठ नीम दायरे की शक्ल में इख्तियार करता है, तो कुछ न पूछिए कि दिल पर क्या गुजरती है। शट अप।
वक्त कम है, मैं तुम्हें कुछ हिदायत देना चाहता हूँ, गौर से सुनो। अब जेबा से दूर ही रहना। तुम्हारे लिए मेकअप में होना चंदा जरूरी नहीं है। अलबत्ता स्प्रिंग वाले मेकअप को जब चाहो बरूए कार ला सकते हो। कासिम से दूर ही रहने की कोशिश करना। स्प्रिंग वाले मेकअप को तुम उससे बचे रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर तुम्हें ये भी देखना है कि वो औरत उसे यहाँ क्यों लाई है। मैं दर्जी खाने के बारे में कुछ सुनने का मुंतजिर हूँ। बताऊंगा, फरीदी ने कहा और कुछ देर खामोश रहकर बोला, मैं काफी देर से गोल्डन एरो की फिक्र में था और गोल्डन एरो वाले भी मेरी फिक्र में थे। उन्हें दो आदमियों को अपनी राह से हटाना था और इत्तेफाक से दूसरा आदमी भी मैं ही हूँ। क्या मतलब? उन्हें फरीदी की फिक्र भी है और उस दूसरे आदमी की जिंदगी के भी ख्वाह हैं जिसने उनके मुकाबले में गोल्डन एरो ही के नाम से अपना कारोबार भी चला रखा है। मेरे खुदा, तो अब आप चर्च फरोशी पर उतर आए हैं। सब कुछ करना पड़ता है। बहरहाल मैं अरसे से उनकी फिक्र में था। इसी दौरान इसी दौरान में जेबा ने मुझसे मदद तलब की। उसका ख्याल है कि गोल्डन एरो का हेड क्वार्टर नसीराबाद ही में है। उसने उनकी तिजारत का एक तरीका दरियाफ्त कर लिया था, हालांकि वो तरीक़ेकार पहले ही से मेरे इल्म में था। बहरहाल उसके एक नए नज़रिए की तस्दीक करने के लिए मुझे वो दर्जी खाना कायम करना पड़ा था। फरीदी खामोश हो गया। मैं जाग रहा हूँ, हमीद बोला। वो दर्जी खानों के जरिए भी कारोबार करते हैं, ये मैं पहले से जानता था। जेबा इस पर मुसर थी कि जब भी कहीं कोई नया दर्जी खाना कायम होता है, गिरोह का कोई फर्द उसमें ज़रूर जगह बना लेता है। इस तरह के दर्जी खाने के मालिक या दूसरे मुलाजमों को उसकी खबर तक नहीं हो पाती। तो क्या हमारे यहाँ भी ऐसा कोई आदमी था? बिल्कुल था नहीं थी। कौन? सबसे ज्यादा मतीन और संजीदा लड़की फरजाना। ये कैसे मुमकिन है? मतलब ये कि क्या हमारे दर्जी खाने के जरिए भी ये काम होता रहा है? कतई हो चुका है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? हमीद मुस्तरवाना अंदाज में बड़बड़ाया। वो दिन याद करो जब एक गाहक औरत ने शलवार की मोरियों के बारे में शोर मचाया था। उसका कहना था कि मोरियों में बुकरम नहीं रखा गया, मोरियां जेबा ही बनाती थी। दोनों में झड़प हुई, तुम जेबा पर बिगड़े थे और फरजाना ने यह कहकर बात खत्म करा दी थी कि अब मोरियां वही बनाएगी और वो उसकी एक्सपर्ट है। फिर उसके बाद ही से वो कारोबार शुरू हो गया था। हमीद साहब, बुकरम की तह में कोकीन रखी जाती थी। सर पीट लेने को जी चाह रहा है इस वक्त, हमीद ने खिसियानी अंदाज में कहा। फरीदी कुछ न बोला। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उसने कहा, उस तजर्बे के बाद दर्जे खाना ख़त्म कर दिया गया और फरजाना महकमे की हवालात के सुपुर्द कर दी गई। तो क्या औरतों में कोकीन बहुत ज़्यादा रिवाज पा रही है? कपड़े सिलवाने वालियां बराह रास्त गाहक नहीं होती, बल्कि वो भी गिरोही से ताल्लुक़ होती हैं। गोल्डन एरो की मंशियात दरअसल कई हाथों से गुजरकर ग्राहकों तक पहुंचती है। यही वजह है कि मैं अभी तक सरे गिरोह पर हाथ नहीं डाल सका। तो ये खड़ाक इसीलिए फैलाया है आपने कि सर गिरोह पर हाथ डाल सकें। यकीनन उसके बगैर गिरोह नहीं टूट सकता। फरीदी शायद कुछ सोचने लगा था। हमीद भी कुछ न बोला। अब उसका जहन सारा रहमान की तरफ मुंतकिल हो गया था। वो भी तो गोल्डन एरो ही का शिकार हुई थी, उसका क्या किस्सा था? और प्रोफेसर? अब तुम सारा रहमान के मुतालिक सोच रहे होगे, रफतन फरीदी बोला। खुदा की पनाह, अंधेरे में भी आपको सदर सुझाई देता है? हमीद बौखला कर बोला। उसके बारे में मैं फिर बताऊंगा, वक्त कम है। अब आओ कासिम की तरफ। मेरा ख्याल है वो यास्मीन कज़लिबाश की शिनाख्त के लिए यहाँ लाया गया है। क्या मतलब? तुम भी शुबे में मुब्तला रह चुके हो कि वो रजिया ही हो सकती है। यकीनन। तो फिर क्या वो भी इसी फिक्र में ना होंगे? जाहिर है कि फरजाना की गिरफ्तारी उनसे पोशीदा ना होगी। पोशीदा तो सिर्फ मुझसे रही है, हमीद जलकर बोला। सच पूछो तो मुझे उसके बाद से कभी इतनी फुर्सत ही नसीब नहीं हुई कि तुम्हें कुछ बताता। अब मुझे क्या करना है? जेबा को फिजारों से हटा दो। अगर वो उसे अगवा कर लेने में कामयाब हो गए तो शायद कभी न छोड़ें। हटाकर कहाँ ले जाऊं? तुम खुद उसे दिलकुशा तक पहुंचाओ, फिर वहां से कहीं और मुंतकिल कर दूंगा। तुम स्प्रिंग वाले मेकअप में रहकर अंजाम दे सकते हो। उसका ख्याल है कि उसे दिलकुशा ले जाते वक्त कोई तुम्हारा ताक़ुब ना कर सके। तो फिर इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वो भी मेकअप में हो? जो मुनासिब समझो करो। उसे मेकअप करना नहीं आता और मैं किसी नामहरम औरत के गाल कैसे छू सकूंगा? मुआज़ल्लाह। उठो और बाहर निकलो। फरीदी टॉर्च रोशन करता हुआ बोला। तुम फिजारो ही में मुकीम रहोगे बगैर मेकअप? कासिम मेरी जान को आ जाएगा।
परवाह मत करो, तुम्हें उससे ये भी तो मालूम करना है कि वो यहाँ पहुँचा किस तरह। दूसरी बात, कल यहाँ की पुलिस मोना चंगेजी को तलाश कर लेगी और पुलिस हेड ऑफिस में कैप्टन हमीद का इंतजार किया जाएगा। कैप्टन हमीद के अलावा और कोई उसका बयान नहीं ले सकेगा। वाकई ये दूसरी हुई। हमीद ठंडी सांस लेकर बोला, मेरा सारा ध्यान तो जेबा की तरफ होगा, मोना में कैसे दिलचस्पी ले सकूंगा। बको मत, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें मोहतात रहना पड़ेगा। बयान मिनो अन लिखना जिरह मत करना। जाहिर है आपके बयान पर जिरह की हिम्मत कैसे हो सकेगी। चलो, फरीदी ने उसे गार के दहाने की तरफ धकेलते हुए कहा। गार के दहाने पर पहुंचकर फरीदी ने उसका साथ छोड़ दिया था। फिर हमीद ने वहीं अपनी जैकेट उल्टी थी और फिजारों की तरफ चल पड़ा था। डाइनिंग हॉल खासा आबाद था। हमीद काउंटर की तरफ तवज्जो दिए बगैर जीनों की तरफ बढ़ता चला गया। फिर अच्छी तरह यकीन हो जाने के बाद कि उसका ताक़ुब नहीं किया जा रहा, उसने जेबा के दरवाजे पर दस्तक दी थी। जेबा ने उस वक्त तक दरवाज़ा नहीं खोला था जब तक उसकी आवाज़ नहीं सुन ली। हमीद ने उसे फरीदी की हिदायत के मुतालिक बताते हुए कहा, मेकअप का मामूली सा सामान मेरे पास मौजूद है, अगर कहो तो। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे उसका सलीका नहीं, तो फिर मैं कैसे कर सकूँगा। क्यों, आप क्यों ना कर सकेंगे। अरे भाई, ये गाल वाल सब छूने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ तो हमीद साहब, हम दोनों का ओहदा एक ही है, लेकिन ऐसे हालात में मेरे लिए ओहदा पर होना मुश्किल होगा। अल्फाज से ना खेलिए, काम कीजिए। काम, अच्छी बात है, मैं भी आया, उसने कहा और वहां से निकलकर अपने कमरे में चला आया। फिर 1 घंटे बाद वो उसके साथ फिजारों से इस तरह बाहर निकल रहा था जैसे वो दोनों ही रिक्रिएशन हॉल में बैठकर बहुत ज्यादा पी गए हों। हमीद की नाक के नथनों में स्प्रिंग मौजूद थे और जेबा की शक्ल बदली हुई थी। वो अपना सारा सामान उसी कमरे में छोड़ आई थी। दिलकुशा से फोन पर फिजारों के काउंटर किलर को आगाह किया कि वो रात बाहर ही गुजारेगी। दिलकुशा के डाइनिंग हॉल में भी घनी आबादी नजर आई थी। शायद एक भी मेज खाली ना रही होगी, इसलिए उन्हें रिक्रिएशन हॉल का रुख करना पड़ा। यहाँ ट्विस्ट हो रहा था। नाचोगी, हमीद ने पूछा। ऐसी अहमखाना हरकतों से मुझे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नफ्सियाती नुक्ते नज़र से सब बकवास है। आप ये बताइए कि अब मुझे क्या करना है। सामान के बगैर कमरा हासिल तो कर लिया, दूसरों को शुबहात में मुब्तला करना होगा, और अगर शुबहात को यकीन में बदलना हो तो फिर हमें कमरा ले ही लेना चाहिए। कैप्टन प्लीज शट अप, मैं उलझन में हूँ। मुझे क्या सूझी थी कि आपको काम का इशारा किया था कमरा हासिल करने के लिए। खुदा की कसम, हाथ छोड़ दूंगी, इंस्पेक्टर का रेखा ना समझना। अच्छा, तो अब मैं चला। हरगिज नहीं। अरे तो फिर मैं क्या करूं। चलो ट्विस्ट करेंगे। मेरी शक्ल देख रही हो, सच बड़ी करिया शक्ल हो जाती है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है। नाक की नोक कैसे उठ जाती है ऊपर। मोहतरमा, पहली मुलाकात में सब कुछ नहीं मालूम हो जाया करता। फिर उन्हें सचमुच थोड़ी देर ट्विस्ट करना ही पड़ा था, और जब राउंड खत्म हो जाने के बाद वो मेजों की जाने बढ़ रहे थे कि एक आदमी ने हमीद से टकरा कर आहिस्ता से कहा था, बाहर आओ। आवाज फरीदी की थी, लेकिन हमीद उसकी शक्ल नहीं देख सका था क्योंकि वो तेजी से दूसरी तरफ मुड़कर भीड़ में गुम हो गया था। हमीद जेवा का हाथ पकड़कर दरवाजे की जाने बढ़ने लगा। क्या बात है, कहाँ। बस चली आओ। जहमत से बच गई, हमीद ने कहा। क्या मतलब। बस चली आओ, कान ना खाओ। वो बाहर आए। सियाह रंग की एक छोटी सी गाड़ी के करीब खड़े हुए उस आदमी ने उन्हें इशारा किया। हमीद फिर शुबे में पड़ गया कि वो फरीदी है भी या नहीं, क्योंकि ये पिछली 2 मुलाकातों वाला चेहरा नहीं था, और ढलान पर अंधेरे में सही तौर पर उसकी सूरत नहीं देख सका था। गार की रोशनी में भी उसकी पोजीशन कुछ ऐसी ही रही थी कि सूरत नहीं दिखाई दी थी। गाड़ी के करीब पहुंचकर हमीद बोला, पहले कुछ गुनगुना कर सुनाइए, फिर यकीन कर लूंगा। जेबा, गाड़ी में बैठ जाओ, उसने हमीद की बात का जवाब देने के बजाय कहा, और हमीद को यकीन आ गया वो फरीदी ही है। अच्छी बात है, हमीद ने ठंडी सांस लेकर जेबा को मुखातिब किया। किस्मत में है तो फिर मिलेंगे। गाड़ी चली गई। हमीद खड़ा हंसत भरी नजरों से अंधेरे में घूरता रहा। जेबा उसे पसंद थी। उसने सोचा था तन्हाई का एहसास कुछ दिनों के लिए रफा हो जाएगा, लेकिन कासिम की आमद ने खेल बिगाड़ दिया। अच्छी बात है, वो मुठ्ठियां भींच कर बड़बड़ाया। अब उस भैंसों को ज़िबा करना ही पड़ेगा। उसे यकीन था कि इस वक्त कासिम फिजारों के रिक्रिएशन हॉल में रत जगह मना रहा होगा। फिजारों पहुंचकर उसका अंदाजा गलत ना निकला। कासिम और सुरैया रिक्रिएशन हॉल में मौजूद थे। ये भी एक दिलचस्प इत्तेफाक था कि हमीद को ठीक उनके करीब एक मेज खाली मिल गई।
उस वक्त हमीद के नथनों में स्प्रिंग नहीं थे और वो दूर से ही पहचाना जा सकता था। मेज के करीब कुर्सी खींचकर बैठते हुए हमीद अपने मखसूस स्टाइल में खकारा। कासिम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर देखता ही रह गया। ऐसा मालूम होता था जैसे उसकी रूह कब्ज कर ली गई हो। एक टक देखे जा रहा था। हमीद ने महसूस किया कि उसकी उस असखुद वारस्तगी की बिना पर सुरैया भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई है। अब वो कभी कासिम की तरफ देखती थी और कभी हमीद की तरफ। आखिर वो कासिम के हाथ पर हाथ रखकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं? कासिम चौंक कर बड़बड़ाया, कुछ नहीं। फिर शायद उसने आहिस्ता से यही पूछा था कि वो कौन है, लेकिन कबल उसे कासिम के होंठ हिलते हमीद एक बार फिर खकारा। उस बार खकारने का अंदाज वार्निंग का सा था। दफतन कासिम उसे घूंसा दिखाकर बोला, खकारे जाओ साले, मैं भी देख लूंगा। अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? सुरैया जल्दी से बोली, अगर आपकी जान पहचान के होंगे तो उन्हें भी यहीं बुलवा लीजिए। हरगिज नहीं, उस साले पर तो मैं 10 मील से भी पेशाब नहीं करूंगा। आप फिक्र न कीजिए मोहतरमा, हमीद ने हंसकर कहा, उनकी बीबी मेरी आपा जान है। ओफो, सुरैया गड़बड़ा गई। फिर उसने कासिम की तरफ देखा। झूठा है साला, वो मेरे चचा की लड़की है और ये किसी और का लड़का है। हाँ हाँ, मैं तो आसमान से टपका हूँ, हमीद सर हिलाकर बोला। फिर सुरैया को मुखातिब करके कहा, शायद ये हजरत आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे हैं कि अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। अबे चुप, आप भी यहीं आ जाइए ना। सुरैया ने खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। हमीद उठकर उनकी मेज के करीब जा बैठा। कासिम कहर आलूद नजरों से उसे घूरे जा रहा था और शायद सुरैया की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, लेकिन चेहरे से भी यही जाहिर होता था कि लावा फटपड़ने को जोर मार रहा है। फिर आखिर वो दांत पीसकर घूंसा दिखाता हुआ बोला, तुम साले मेरी कब्र में भी घुसाना? अच्छा, आप खामोश भी रहिए कुछ देर, सुरैया बोली और कासिम ने कुछ बुदबुदाते हुए दूसरी तरफ मुंह फेरा। शायद आप इनके कोई बेतकल्लुफ दोस्त हैं, सुरैया ने हमीद से कहा। अजी लानत भेजो ऐसी दोस्ती पर, कासिम फिर पलट पड़ा। आप मेरी बात नहीं मानेंगे? मानूंगा, कासिम ने गुर्रा का फिर मुंह फेर लिया। मैं इनका बेहद बेतकल्लुफ दोस्त हूँ, इतना कि इनकी बीवी को भाभी के बजाय आपा जान कहता हूँ। सचमुच उनके साले हैं? आप यकीन कर लेंगी अगर उसने हाँ कह दिया, कासिम फिर बोल पड़ा। प्यारे भाई, मैं खामखा हाँ कहने ही क्यों लगा, हमीद ने बेहद नरम लहजे में कहा। लेकिन कासिम फिर ऐंठ कर मुंह फेर चुका था। आप लोग इन्हें तन्हा क्यों सफर करने देते हैं? औरत ने पूछा। क्यों, क्या हुआ? हमीद ने बौखलाहट जाहिर की। कुछ नहीं, वैसे अगर मैं दखल अंदाजी ना करती तो इन्होंने फिजारों को उलट पुलट कर रख दिया होता। 20 अदद मुल्क तलब कर रहे थे और फिल वक्त 12 से ज्यादा दस्तयाब नहीं थे। पहले पूरा दुम्बा मांगा था, इसके बावजूद भी आदमियों को खाने दौड़ता है, हमीद ने संजीदगी से कहा। बस चले जाओ, कासिम मुट्ठियां भींच कर खड़ा होता हुआ बोला। मैं कहता हूँ चले जाओ। अरे अरे बैठिए, ये क्या है, लोग क्या कहेंगे? सुरैया मिनमिनाई। दफतन एक फायर हुआ। हॉल के किसी गोशे से एक चीख उभरी और कासिम भांपता हुआ बैठ गया। हमीद उछलकर खड़ा हो गया था। फिर हॉल में भगदड़ मच गई। अजीब अफरा तफरी का आलम था। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे और मेजें धड़ाधड़ उलट रही थी। शुरू हो गया? कासिम हमीद को घूंसा दिखाकर बोला, अबे मनहूस हो, तुम लोग जहाँ जाओगे। फिर हमीद की गूंजदार शटअप में उसकी आवाज दब कर रह गई। सुरैया बुरी तरह बदहवास नजर आ रही थी। चलो निकलो यहाँ से, कासिम उसका बाजू पकड़कर बोला। नहीं तो अभी ये साला यहाँ के सारे दरवाजे बंद करा देगा। हमीद उन दोनों की तरफ मुतवज्जा नहीं था। दरअसल सोच रहा था कि उस मौके पर अपने अख्तियारात इस्तेमाल करे या खुद भी तमाशाई बना रहे। पता नहीं किसने फायर किया था और वो चीख किसकी थी। देखते ही देखते पूरा हॉल खाली हो गया। होटल के अमले और हमीद के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसमें वो काउंटर क्लर्क भी शामिल था जिससे हमीद की गुफ्तगू होती रही थी। क्यों जज जनाब? वो हमीद के करीब आकर हकलाया का, क्या हुआ? मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ कि क्या हुआ। आपने भी फायर की आवाज़ सुनी थी? बिल्कुल सुनी थी। और चीख भी? हाँ हाँ, चीख भी सुनी थी। लेकिन ना कोई लाश, ना कोई जख्मी। ये भी कोई सोचने की बात है, हमीद ने तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्यों क्यों? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि लड़कियां जब खौफजदा होकर भागती हैं तो देखने की चीज होती हैं। काउंटर क्लर्क ने पहले तो आंखें फाड़ कर उसे देखा, फिर जेर लब कुछ बड़बड़ाता हुआ असिस्टेंट मैनेजर की तरफ मुतवज्जा हो गया जो उससे कुछ कह रहा था। यस सर। अब वो उसका बहुत एहतराम करने लगा था क्योंकि मरहूम मैनेजर की जगह उसी ने ली संभाली थी।
देखो, कोना कोना तलाश करो। हमीद ने मैनेजर की तरफ गौर से देखा और ये पूछे बगैर ना रह सका कि उसे किस चीज़ की तलाश है। लाश जनाब, क्या ज़रूरी है? ऐसे मुकामात पर जब भी फायर होते हैं तो मकसद कत्ल ही होता है। मैनेजर ने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा। अच्छी बात है, तो तलाश कीजिए। आप कौन हैं? हमीद ने अपना कार्ड जेब से निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन यहाँ मैं अब्दुल रशीद हूँ, इसका ख्याल रहे। मैनेजर का वो हाथ कांप रहा था जिसमें कार्ड था। उसने बौखलाए हुए लहजे में कहा, जी बहुत अच्छा जनाब, और कार्ड हमीद को वापस कर दिया। काउंटर क्लर्क ने मैनेजर की बदलती हुई हालतों से अंदाजा कर लिया था कोई खास बात है, इसलिए अब हमीद को अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। बात यह है जनाब ब्याली, मैनेजर किसी कदर हिचकिचाहट के साथ बोला, शिकारियों से कुछ बैद नहीं है। पिछले साल निशात में इसी तरह एक फायर हुआ था, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं मालूम हुआ। फिर दूसरी सुबह किचन में एक लाश पाई गई थी जिसकी खोपड़ी में सुराख था। अच्छा, तो फिर मैं भी उस तलाश में हिस्सा लेना पसंद करूंगा। वो आगे बढ़े। हमीद का रुख एक खुली हुई खिड़की की तरफ था। खिड़की में सलाखें नहीं थीं। हमीद का अंदाज़ा था कि वो इमारत के बाहर से ज़मीन की सतह से 5 फीट की बुलंदी पर ज़रूर होगी। करीब पहुंचने पर चौखट के पास ताज़ा खून का धब्बा दिखाई दिया। देखिए, मैनेजर कांपती ही आवाज़ में बोला, मेरा ख्याल गलत तो नहीं था। लाश यकीनी तौर पर दूसरी तरफ पड़ी मिलेगी। बाहर अंधेरा था। मैनेजर की तजवीज़ थी कि उन्हें दूसरी तरफ चलकर देखना चाहिए। रिक्रिएशन से भागने वाले बाहर नहीं गए थे, इसलिए डाइनिंग हॉल में तिल रखने की जगह भी नहीं रह गई थी। मेरा ख्याल है कि उन्हें रोके रखा जाए, हमीद ने मैनेजर से कहा। वैसे यहाँ इस वक्त भी 2 ड्यूटी कांस्टेबल मौजूद थे। मेजर सईद और साजिद परवेज के कमरों की निगरानी उनके जिम्मे थी। उन्होंने यहाँ की भगदड़ के बारे में करीबी पुलिस स्टेशन को बजरिए फ़ोन मुतला कर दिया था। मेरे बारे में किसी को कुछ ना मालूम होना चाहिए, हमीद ने मैनेजर से कहा। आप उन कांस्टेबलों से अपने तौर पर कह दीजिए कि किसी को बाहर न जाने दें। बहुत बेहतर जनाब। हमीद उस वक्त खुद बाहर नहीं निकलना चाहता था। उसने सोचा, हो सकता है खुद उसी के लिए किसी ने ये जाल बिछाया हो। उसे तो उस भीड़ में कासिम की तलाश थी। वो उसे डाइनिंग हॉल में ढूंढता फिरा, लेकिन जब कामयाबी ना हुई फिर उसने सोचा वो औरत उसे ऊपर ले गई होगी। जीने तय करके वो राहदारी में पहुंचा जिसमें कासिम का कमरा था। दरवाज़ा खुला नजर आया। पर्दे के पीछे रोशनी थी। कासिम बड़े जोर शोर के साथ अपने ठाए ठाए के तजुर्बे बयान कर रहा था। हमीद ने दरवाजे के करीब रुककर ऊंची आवाज़ में कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर खामोशी छा गई। फिर कदमों की चाप सुनाई दी। किसी ने पर्दा हटाया। ये सुरैया थी। ओह आप, वो चहक कर बोली। अंदर तशरीफ लाइए, हम दोनों आप ही के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। पता नहीं क्यों कासिम साहब आपको पसंद नहीं करते। उनका ख्याल है कि आप सचमुच ऐसे ही मनहूस हैं, जहाँ चले जाएं वहाँ लाशों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। उसका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। उसके ख़ानदान के मर्द हमारी ही फर्म दफन करती है। आइए आइए, इत्मीनान से बातें होंगी। हमीद कमरे में दाखिल हुआ। कासिम मुंह फुलाए उसे कहर आलूद नजरों से घूरे जा रहा था। तशरीफ रखिए, सुरैया ने कहा, और हमीद कासिम की मूड की परवाह किए बगैर कुर्सी खींचकर बैठ गया। कमरे की फिजा पर बोझल सा सुकूत मुसल्लित हो गया था। आखिर हमीद ही ने खामोशी तोड़ी। मैं मुकुल तो नहीं हुआ? कतई नहीं। वैसे हम ये मालूम करने के लिए बेचैन हैं कि रिक्रिएशन हॉल में क्या हुआ था। एक फायर, एक चीख, उसके बाद हॉल खाली हो गया था। ना ये मालूम हो सका कि फायर किसने किया था, और ना यही पता चला कि चीख किसकी थी। कातिल और मकतूल की तलाश जारी है। तो तुम क्या यहाँ बैगन छीलने आए हो? कातिल और मकतूल की तलाश जारी है, कासिम मुंह टेढ़ा करके जले कटे लहजे में बोला। पता नहीं आप लोगों के ताल्लुकात किस किस्म के हैं। औरत हंस पड़ी। मेरी जान का दुश्मन है, कासिम दांत पीस कर बोला। प्यारे भाई, क्यों खफा हो मुझसे? हमीद गिर गया। हमें जाओ, दगाबाजी वाली बातें ना करो। बड़े आए कहने वाले प्यारे भाई। बाहर से भाई, अंदर से कसाई। लगाया करो झूठ मूठ मेरी जी को। क्या झूठ बात कही है प्यारे भाई मैंने? अबे तो क्या ये सच है कि मेरी शादी हो गई है? कासिम ने झल्लाए हुए लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखों में खामोश अपील थी। तुम तो मजाक का बुरा मान जाते हो। अभी तो तुम्हारे वालिद साहब की भी शादी नहीं हुई, तुम्हारी कहाँ से हो जाएगी? वालिद साहब की भी नहीं हुई? औरत हंस पड़ी। मतलब ये कि बीवी होके मरने के बाद उन्होंने अब तक दूसरी शादी नहीं की। कहते हैं पहले बेटे की हो जाए फिर मैं करूंगा। अच्छा, औरत सर हिलाकर बोली, और कासिम बेहद हिस्सास बशाश नजर आने लगा।
और आंखों ही आंखों में हमीद का शुक्रिया अदा करता रहा। आपका मशगला क्या है? औरत ने हमीद से पूछा। ये तो कासिम शायद तारुफ कराने का इरादा रखता था, लेकिन उसका जुमला पूरा होने से पहले ही हमीद बोल पड़ा। कमीशन एजेंट हूँ एक फर्म का। बहुत बड़े कमीशन एजेंट? कासिम ने सर हिलाकर तायीद की और हमीद ने इत्मीनान की सांस ली। इसका मतलब ये था कि अभी तक कासिम ने उसके बारे में और तो कुछ नहीं बताया। पता नहीं नीचे क्या हो रहा है, औरत ने पुरतशवीश लहजे में कहा। चलिए चलकर देखें। अब यहीं बैठे रहो, हमीद बोला। दरवाजे बंद करा दिए गए हैं। पुलिस रिवाल्वर के लिए जामा तलाशियां ले रही होगी और अब शायद कमरों की भी तलाशी ली जाए। तुमने बंद कराए हैं दरवाजे? कासिम ने पूछा। अकल के नाखून लो, मैं क्यों बंद कराता? अरे हाँ तौबा, ही भूल जाता हूँ कि तुम कमीशन एजेंट हो। अगर कमरों की भी तलाशी ली जाएगी तो फिर मुझे अपने ही कमरे में होना चाहिए, औरत बोली। बिल्कुल यही मेरा भी ख्याल है, हमीद ने कहा। बराबर ही में तो उनका कमरा है, कासिम हंसकर बोला। औरत तेजी से उठी और बाहर निकल गई। हमीद मसकाना अंदाज में कासिम की तरफ देखता रहा। कासिम के चेहरे पर जल्जले के आसार थे। ऐसा मालूम होता था जैसे अब रोया और तब रोया। आखिर कुछ देर बाद भर्राई ही आवाज में बोला। हमीद भाई, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मुझे जिंदा रहने दोगे या नहीं? जुग जुग जियो मेरे लाल, तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारी जिंदगी का ख्वाहा हूँ? फिर ये सब क्या है? बेहतर होगा कि तुम काउंटर क्लर्क से मालूम कर लो, मैं यहाँ पहले से मुकीम हूँ। तो फिर ये भी तो जुल्म ही हुआ ना, अकेले अकेले चले आए। मैं ड्यूटी पर हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे बारे में अपनी महबूबा को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। अल्लाह कसम मैंने कुछ भी नहीं बताया, चोर थोड़ा ही हूँ। उसने तो जरूर पूछा होगा कि आखिर तुम मुझे मनहूस क्यों समझते हो? बस गलती से निकल गया था जुबान से। क्या निकल गया था? यही कि तुम खुफिया पुलिस के आदमी हो। तब फिर क्या बाकी छोड़ा तुमने, डेविड? अबे नाम थोड़ा ही बताया है, नाम पूछा था मैंने, कह दिया अब्दुल गफूर। हालांकि मेरा नाम अब्दुल रशीद है। एक मैं अब्दुल और मैं अब्दर, ठेंगे से देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कह दूंगा कि ठीक से याद नहीं है, मैंने तो अब्दुल रशीद कहा था। दोस्ती ज्यादा पुरानी मालूम नहीं होती, बस आज ही मुलाकात हुई है। खुदा करे तुम्हारा ये रुमान कामयाब साबित हो। सच्चे दिल से कह रहे हो हमीद भाई? कासिम ने गिलोगीर आवाज में पूछा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए बहुत मखमूम रहता हूँ। कासिम ने शिद्दत जज्बात से बेकाबू होकर उसको दोनों हाथ पकड़े और उन्हें बेतहाशा चूमता रहा। अबे अबे, ये मैं हूँ हमीद, वो तो कब की जा चुकी है। हमीद भाई, अल्लाह कसम दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई हमदर्द नहीं दिखाई देता। कभी कभी सोचता हूँ काश तुम ही मेरे बाप भी होते। खैर खैर, मैं कोशिश करूंगा इस बार तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। हमीद भाई, वो भी तो कुछ कुछ, यानी कि मैं समझ गया, वो भी तुम पर मर मिटी है। क्यों? यकीन करो, तुम्हारे आने से पहले कह रही थी कि अगर वाकई तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं तुम्हें अपने डैडी से मिलाऊंगी। तब तो वो हमारा, है ना? कासिम की बातें खिल गईं, आंखें इस तरह चमकने लगीं जैसे पूरे जिस्म की कुव्वत उनमें खिंचाई हो। हमीद कुछ न बोला। कासिम यही कहता रहा। यार उस दिन मेरे सितारे बड़े शानदार थे जब मैंने उसे आर्लेक्चो में देखा था। मेरी मेज के करीबी वाली मेज पर बैठी थी। दो एक बार नजरें मिली थी और हाय हमीद भाई, क्या पूछते हो, दिल था कि यूं यूं यूं। यहाँ कासिम ने दिल की हालत हाथों से बयान करने की कोशिश की थी। अच्छा तो फिर? हमीद ने पूछा। उसके साथ एक बूढ़ी औरत थी, वो उससे कह रही थी कि वो कल 8 बजे वाली ट्रेन से रामगढ़ जाएगी। तन्हा सफर करना पड़ेगा, इसलिए उसका दिल घबरा रहा है। बूढ़ी औरत उसे समझाने लगी कि डरने की बात नहीं, अक्सर औरतें तन्हा सफर करती हैं। मैंने अपने दिल में कहा हरगिज नहीं, वो तन्हा सफर नहीं करेगी, मैं भी उसकी देखभाल के लिए इसी ट्रेन से सफर करूंगा। कासिम खामोश होकर मुस्कुराया और आंख मारने की कोशिश की, लेकिन दोनों आंखें मर कर रह गईं। वो सिर्फ एक आंख बंद कर लेने पर कादिर नहीं था, साथ ही दूसरी भी बंद हो जाती थी। हमीद ने होंठ भींचकर सर को जुम्बिश दी और कासिम को तेज नजरों से घूरता रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला। तो इसका ये मतलब है कि तुम वहीं से उसका ताकुब करते हुए आए हो और ये देखो कि ठीक उसी जगह पहुंचा जहां उसे आना था। गालबन उसने बूढ़ी औरत से ये भी बताया होगा कि वो रामगढ़ में कहाँ ठहरेगी। बिल्कुल बताया था, वरना मैं सीधा यहाँ कैसे चला आता। बोलो कैसी रही? अब मानोगे मेरी खोपड़ी को या नहीं? इस तरह पीछा किया कि पता ही न चल सका उसको, और अब समझती है कि दोनों बस इत्तेफाक से मिल बैठे हैं। यकीनन यकीनन।
حمید سر ہلا کر بولا تمہاری کھوپڑی لاجواب ہی نہیں بلکہ بے حساب ہے نا؟ قاسم اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولا۔ لیکن یک بیک حمید مغموم نظر آنے لگا۔ لیکن کچھ نہیں۔ سالے حمید بھائی غفلہ نہ کرو، تم سمجھتے نہیں، اس کی طرف سے نہیں بلکہ تمہاری طرف سے تشویش ہے مجھے۔ ٹھینگے پر گئی تمہاری تفتیش وفتیش، میں سمجھائے دیتا ہوں۔ ہاں اب تفتیش نہیں تشویش، کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے تشویش پھر تفتیش، سالے ہزار قیڑے نکال کر رکھ دو گے، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ تمہارے بھلے کو ہی کچھ کہنے جا رہا تھا، نہیں سننا چاہتے ہو تو جہنم میں جاؤ۔ حمید اٹھتا ہوا بولا۔ قاسم نے اسے روکا نہیں تھا، وہ باہر نکلا چلا آیا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کی راہ لی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ خانہ تلاشی لینے والے ہی ہوں گے، لیکن دروازہ کھولنے پر اسے حیرت ہوئی۔ وہ سریا تھی، قاسم کی نئی دریافت۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے کہا۔ ضرور ضرور، نا وقت تکلیف دہی کی معافی چاہتی ہوں۔ تشریف رکھیے، میرے لیے وقت اور نا وقت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رام گڑھ آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے معمولات زندگی سے پیچھا چھڑا لیا جائے۔ دیکھیے جناب، آپ کا اندازہ غلط نکلا۔ وہ لوگ تو نیچے ہی پونچھ کر کے واپس چلے گئے، کمروں کی تلاشیاں نہیں لیں۔ میرا تو یہی خیال تھا، ان کی جگہ میں ہوتا تو یہی کرتا۔ تو کیا وہ لوگ چلے گئے؟ جی ہاں گئے۔ ریکریشن ہال کی ایک کھڑکی پر انہوں نے تازہ خون کا دھبا دیکھا تھا۔ دوسری طرف دیوار پر بھی خون کی کچھ چھینٹیں ملی ہیں۔ باہر کچھ دور تک انہیں کہیں کہیں خون کے دھبے ملے۔ اس کے بعد پھر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ان کا خیال ہے کہ زخمی ہونے والا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوگا۔ حمید نے جمائی لی اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ سریا پھر بولی، ان لوگوں کا خیال ہے کہ رام گڑھ کے لیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، یہاں آئے دن یہی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ہوتا ہوگا، مجھے کیا؟ آپ ان کو کب سے جانتے ہیں؟ کن صاحب کو؟ میرا مطلب ہے قاسم صاحب کو۔ بہت دنوں سے؟ کیا سچ مچ ان کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، وہ تو میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ کس کی شامت آئی ہے جو اسے اپنی بیٹی دے گا؟ کیوں، کیا؟ ارے کنگال ہو جائیں گے سسرال والے اگر ایک وقت بھی اسے کھانا کھلانا پڑا۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ کب سے جانتی ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ آج یہی ملاقات ہوئی ہے۔ سچ پوچھیے تو ان کی خوراک ہی نے مجھے ان کی طرف متوجہ کیا تھا۔ پھر اب کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پیٹو آدمی کی دوستی سے اچھا یہ ہے کہ آدمی کھیتی باڑی کو ذریعہ معاش بنا لے۔ میرا کیا بگڑتا ہے اگر کوئی پیٹو ہے؟ معمولی جسامت کی لڑکیاں اس سے خوف کھاتی ہیں، اسی لیے اب تک اس کی شادی نہ ہو سکی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ کتنا سیدھا سادھا آدمی ہے۔ میں تو انہیں آدمی سمجھتی ہی نہیں، وہ صرف سیدھے سادے ہیں۔ آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ جہاں سے قاسم صاحب آئے ہیں۔ ہوں تو ساتھ ہی آئے ہیں آپ دونوں؟ میرا اندازہ تو یہی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ٹرین سے آئے ہیں۔ حمید نے پھر جمائی لی اور اکتائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے پھر دروازے پر دستک دی۔ کم ان، حمید کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں کسی نے دروازے کو نہ صرف دھکا دیا بلکہ بے تحاشا کمرے میں گھستا چلا آیا۔ قاسم کے علاوہ اور کون ہوتا؟ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ان دونوں پر نظر ڈالی اور کسی بت کی طرح ایک ہی جگہ پر استادہ ہو کر رہ گیا۔ اب وہ پلکیں جھپکائے بغیر حمید کو گھورے جا رہا تھا، اور حمید کا یہ عالم تھا کہ پیترا بدلنے کے لیے تیار، اچھی طرح جانتا تھا کہ جس طرح بگڑے ہوئے ہاتھی کو قابو میں لانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح قاسم کی ذہنی روح بہک جانے کے بعد اس کا سنبھالنا بھی کار داور۔ دفتن حمید نے سریا کی طرف دیکھ کر کہا، آپ خود دیکھیے، کون کہہ سکے گا کہ یہ شخص ابھی تک کنوارا ہے؟ جو دیکھتا ہے شادی شدہ سمجھتا ہے۔ قاسم کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر عجیب شرمیلی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر نمودار ہوئی، ساتھ ہی ایک انگلی بھی دانتوں میں جا دبی۔ اب دیکھیے، حمید پھر بولا، اس میں اور ایک کنواری پردہ نشین لڑکی میں کیا فرق باقی رہا ہے؟ سریا ہنس پڑی اور حمید نے قاسم سے کہا، میں نے بہت دیر سے باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ میں نے تو محض چھیڑنے کے لیے اپنی کسی آپا جان کا تذکرہ کیا تھا۔ تو میں کیا جانوں؟ قاسم نے بدستور دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے اور نظریں نیچی کر کے کہا۔ اب یہ دیکھیے، حمید دانت پر دانت جما کر بولا، اگر میری شادی نہ ہو گئی ہوتی تو میں خود اس سے شادی کر لیتا۔ قاسم بالکل لونڈیوں ہی کیسے انداز میں کھی کرتا باہر نکل گیا۔ سریا دونوں ہاتھوں سے پیٹ دبائے بری طرح ہنس رہی تھی۔ ادھر حمید نے ایسی سنجیدگی اختیار کر رکھی تھی جیسے ابھی اپنے کسی عزیز کو دفن کر کے آ رہا ہو۔ سریا ہنستی رہی، بدقت خاموش بھی ہوئی تو کافی دیر تک پیٹ دبائے بیٹھی رہی۔
ये आपको क्या सूझी थी? आखिर उसने हमीद से पूछा। यही हर वक्त पर करामत साबित हुआ था। मैं नहीं समझी। अगर वो पहाड़ गुस्से में मुझ पर आ पड़ता तो क्या होता, ये भी सोचा आपने? लेकिन ये शादी वादी की बात क्यों छेड़ी थी आपने? पहले भी मुझ पर खफा होता रहा था कि मैंने यह गलत बात आपके सामने क्यों कह दी। भला मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है उन बातों से? सुरैया ने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा। आपको हो या ना हो दिलचस्पी, लेकिन वो तो हर उस औरत पर आशिक हो जाता है जो उसकी खुराक के बारे में उसके साथ हमदर्दाना रवैया रखती हो। आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी बेतकल्लुफी से आप इस किस्म की बातें कर रही हैं। बेतकल्लुफी के बगैर किसी किस्म की भी बातें नहीं हो सकती। मुझसे गलती हुई जो आपके पास चली आई। वो पैर पटक कर उठती ही बोली। आपकी मर्जी, हमीद ने जमाई लेकर लापरवाही से कहा। वो चली गई। हमीद ने दरवाजा बंद करके अंदर से बोल्ट कर दिया। घड़ी देखी, सुबह के 5 बज रहे थे। फिर उसने सूट समेत बिस्तर में छलांग लगा दी। रस्सी की तरह नींद आई थी और फिर आंख खुली थी टेलीफोन की घंटी की आवाज से। वो रिसीवर उठाकर माउथपीस में दहाड़ा था। मिस्टर अब्दुल रशीद, दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, कौन है? पुलिस हेडक्वार्टर प्लीज। एसपी एसपी कोइम्स। अच्छा, हमीद ने कहा और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज़ सुनकर रिसीवर करीडर पर डाल दिया। रामगढ़ पुलिस के हेडक्वार्टर में हमीद मोना का बयान ले रहा था। 3 मुख्तलिफ स्टीनोग्राफर्स उसे लिखते जा रहे थे। ये बयान वहां तक कतई सही था जहां से फरीदी ने उन लोगों पर कब्जा किया था और मेजर सईद यानी हमीद के हाथ पैर बांधकर उस नामालूम आदमी की गाड़ी में डाल दिया गया था और मोना को उसने अपने पास ही बिठाया था। फिर मोना तवील सांस लेकर बोली। गाड़ियां चल पड़ी थीं। मेजर सईद को सीट मेजर सईद पिछली सीट पर पड़ा उन लोगों को बेतहाशा गालियां दे रहा था। फिर शायद 4-5 मील ही गए होंगे कि अचानक चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। पहले ही हल्ले में हमारी गाड़ी के 2 टायर बेकार हो गए। वो आदमी खुद ही ड्राइव कर रहा था। गाड़ी रोकी थी और ढलान में कूद गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने मेजर सईद की चीख भी सुनी थी। अजीब अफरा तफरी का आलम था। मेरी तरफ सीट का दरवाजा तो खुला ही हुआ था। बौखलाहट में मैं भी बाहर निकल कर ढलान में दौड़ती चली गई। मुझे होश नहीं कि मैं कितनी दूर दौड़ी थी। बस फायरों की आवाज़ का ध्यान था। फिर मैंने अब खुद को बिल्कुल ही वीरान जगह पर पाया था और फायरों की गूंज बहुत ही मध्यम होकर मेरे कानों तक पहुंच रही थी। उसके बाद मैं सारा दिन उन्हें चट्टानों में भटकती रही थी। सुबह होते ही पुलिस पार्टी मिल गई और अब मैं यहाँ हूँ। हमीद को फरीदी की हिदायत याद आई और उसने बयान पर जिरह नहीं की। एसपी क्राइम्स के ऑफिस में यह बयान लिया गया था। हमीद पुरतफक्कर अंदाज में एसपी क्राइम्स की तरफ देखता रहा। दफातन एक आदमी कुछ टेली प्रिंटेड चिट्स लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। उन्हें एसपी की मेज पर रखकर चला गया। हमीद ने उसे तेज नजरों से देखा और पाइप में तंबाकू भरने लगा। एसपी, जो इन चिट्ठों को देख रहा था, सर उठाकर बोला। ओह, आपके लिए पैगाम है। फिर उसने उन चिट्ठों को बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। पैगाम फरीदी की तरफ से था। हमीद को हिदायत दी गई थी कि ये पैगाम मौसूल होते ही वो मोना समेत धामनगर के लिए रवाना हो जाए। हमीद ने तवील सांस ली और मोना की तरफ देखने लगा। मुझे कहीं भी जाना होगा, मोना भर्राई ही आवाज में बोली। मुझे परवाह नहीं, लेकिन खुदारा एक नज़र डैडी को देख लेने दीजिए। डैडी? क्या मतलब? क्या आपको नहीं मालूम कि मेरे डैडी अस्पताल में बेहोश पड़े हैं? ओह मोहतरमा, मुझे अफसोस है कि इस सिलसिले में कुछ ना कर सकूंगा। बॉस के पैगाम में ऐसी कोई हिदायत मौजूद नहीं है। मैं इंसानियत के नाम पर आपसे इल्तिजा करती हूँ। क्या हर्ज है कैप्टन? एसपी बोला। अस्पताल रास्ते ही में पड़ेगा। मेरी दानिश में तो आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। आप नहीं समझ सकते। आपकी मर्जी। एसपी का लहजा किसी कदर नाखुशगवार था। क्यों? हमीद चौंक कर बोला। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा किया जाए? मेरा ख्याल है कि आप खुद ही लड़की के लिए हमदर्दी महसूस करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन खैर, आप कहते हैं तो 2-4 मिनट के लिए अस्पताल में रुक जाएंगे। मोना ने गिलोगीर आवाज में उसका शुक्रिया अदा किया था। एसपी हमीद अब एसपी साहब अब हमीद की तरफ नहीं देख रहे थे, लेकिन हमीद की नजरें उसी के चेहरे पर थीं। दफातन उसने कहा। क्या इन चिट्ठों में सिर्फ इतना ही सा पैगाम है? हमारा रिसीविंग सेट इन दिनों कुछ गड़बड़ाया हुआ है, एसपी बोला, लिहाजा गैर जरूरी हरूफ भी छाप डालता है। ये देखिए। उसने प्रिंटेड चिट्स हमीद की तरफ बढ़ा दी। हमीद उन्हें बगौर देखता रहा। गैर जरूरी हरूफ भी थे, लेकिन उनके साथ ही एक पोशीदा पैगाम और भी था जिसे एसपी ने गैर जरूरी हरूफ के जमरे में शामिल करके नजरअंदाज कर दिया था। फरीदी ने अपने वाज़ा किए हुए कोड में उससे मुतल्ला किया था कि वह एसपी से होशियार रहे। वाकई, हमीद तवील सांस लेकर बोला। आप लोगों को बड़ी दुश्वारी पेश आती होगी। मरम्मत क्यों नहीं कराते उसकी?
कई बार हो चुकी है। अब एजेंसी का ख्याल है उसकी जगह दूसरा सेट लगा दे। हमीद ने सर को जुम्बिश दी और घड़ी पर नजर डालता हुआ मौना सा बोला, तो चलिए, अगर आप किसी और को भी साथ ले जाना चाहें तो। नहीं शुक्रिया, हमीद ने एसपी की बात काट दी। अगर ये ज़रूरी होता तो पैगाम में उसकी वजाहत होती। आपकी मर्जी। फिर हमीद मोना समेत अपनी टू सीटर में आ बैठा, जिसमें 2 के बजाय 4 दरवाजे थे, और वो एक मैग्नीज्म को हरकत में लाने से 4 सीटर कवर टेबल भी बन सकती थी। पिछले दरवाजों में बाहर की तरफ हैंडल नहीं थे। मोना अपनी जाने वाली खिड़की पर झुक गई। हमीद ने इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी झटके के साथ आगे बढ़ी और मोना बायां पहलू दबाए सीधी बैठ गई।